पुनर्जन्म के बाद मेरी पांचों बहनें मेरी आंतरिक आवाज सुन सकती हैं। क्या मुझे बड़ी बहन को बताना चाहिए कि जिस सगे भाई को वो इतना दुलारती है, वो असल में पीठ पीछे एक विकृत दानव है? मैंने देखा वो उसका सिर सहला रही है, फिर अचानक ठिठक जाती है। ये बड़ा उलझा हुआ है। क्या उन्हें बता दूं, जिस सगे भाई को उन्होंने इतनी मेहनत से ढूंढा, वो दरअसल एक बेशरम बदमाश है। मैंने देखा पांचों बहनों के चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। इस स्टोरी में ट्रांसमाइग्रेट होने के नाते मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। प्रोटैगनिस्ट यांग को रियल यंग मास्टर यी यांग लगातार फंसाता रहता है, जिससे पांचों बहनें उसे बार बार गलत समझती हैं, कभी कभी गुस्से में मारती भी हैं। किताब के अनुसार आज यी यांग के फ्रेमअप की वजह से बड़ी बहन तुम्हें घर से निकाल देगी। यी फोंग, अचानक एक गुस्से भरी आवाज ने मेरी यादों को तोड़ा। क्या तुम सुन भी रहे हो? मैंने पूछा। कल रात चुपके से मेरे कमरे में घुसकर क्या किया था? यी वही गुस्से से फटने वाली थी। ये यीफांग बुत की तरह खड़ा है, एक जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। मेमोरीज प्रोसेस करने के बाद मैं होश में आया और यी वही को ध्यान से देखा। सच में किताब में जैसा बताया था उतनी ही खूबसूरत है। ये देखकर यी वही की छाती बेकाबू गुस्से से उठने गिरने लगी। क्या घूर रहे हो? सोचा नहीं था कि मेरा भाई इतना शैतान निकलेगा। अभी यहां से चले जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ये सीन देखकर मैंने थूक निकला। अरे बाप रे, अगर ये बटन जुड़कर मेरे मुंह पर लगे तो क्या होगा? ये वही का चेहरा और ठंडा होता देख मैंने बेबसी से बोला, मैंने किया क्या? सिक्योरिटी कैमरास खुद जाकर देख नहीं सकती? अभी मिले हैं, ये वही के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, लेकिन मन में झुंझलाहट रोक नहीं पाया। कितना हास्यास्पद है, तुम्हें नशे में धुत पड़ा देखा तो भलाई करने के लिए हैंगओवर सूप लेकर आया, और तुम्हें लगा मैं कुछ गड़बड़ करने आया हूं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चाहती हो मैं चला जाऊं, ठीक है चला जाता हूं। वैसे भी इस घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता, खासकर तुम। मेरी नज़र सीढ़ियों के ऊपर शान से खड़े यांग पर गई। ये सुनकर यी वही की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। यीफोंग, अभी तुमने क्या कहा? तुम वही सूप लेकर आए थे रात को? लेकिन यीफोंग ने यह जोर से नहीं कहा था। उसने सुना कैसे? क्या हेलुसिनेशन है? मैंने हल्की हैरानी से उसे देखा। ये वही, कानों में कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा, मैं जा रहा हूं। वैसे भी सूप मैंने लाया था, ये तुम्हें पता कैसे चला? दिमाग काम करने लगा। यी वही की भौहें और गहरी हो गईं। यीफोंग, मुझे गाली देने की हिम्मत है तुम्हारी? मैंने तुरंत काटा, तुम पर और बोलने की इच्छा नहीं। ये कहकर मैं सीधे दरवाजे की तरफ चल दिया। ये देखकर यी वही ने मेरी बाह कसकर पकड़ ली। नहीं, पहले सफाई दो, वरना कहीं नहीं जाओगे। मैंने उसका हाथ झटक दिया। हटो, मुझे तंग मत करो। अपने प्यारे भाई से जाकर पूछो वो क्या कर रहा है। यी वही ने हैरानी से अपना वो हाथ देखा जो अभी झटका गया था। फिर गुस्से में मेरे पीछे दौड़ी और रास्ता रोक लिया। यांग, सफाई दिए बिना नहीं जाओगे। ये यांग को बदनाम कर रहे हो, है ना? ये सुनकर मैं खींच कर हंसा। मैंने यी वही को धकेलकर सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ये यांग का कॉलर पकड़ा जो अभी भी सकते में था, और उसे खींचकर यी वही के सामने ले आया। अपनी बड़ी बहन को सच बताओ, वो सूप किसने बनाई थी? और एक जरूरी बात, यी वही की अंडरगारमेंट मेरे कमरे में कैसे पहुंची? ये यांग तुरंत घबरा गया। उसने एक दयनीय रुआं सा चेहरा बनाया, जैसे रोने वाला हो। भाई, ये क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। यी वही आगे बढ़ी और यी यांग को उठाया। यी फोंग, इतने हिंसक क्यों हो? वो तुम्हारा भाई है। यी यांग, सच बताओ, सूप तुमने बनाई थी ना? और मेरी अंडरगारमेंट यी फोंग के कमरे में क्यों थी? ये सुनते ही यी वही के पीले गाल शर्म से लाल हो गए। ये सोचकर कि उसकी पर्सनल चीज किसी ने छुई होगी, घिन की एक लहर उठी। ये यांग फिर भी मुकरने की कोशिश करता रहा। दीदी, सूप सच में मैंने ही बनाई थी। भाई यी का इससे कोई लेना देना नहीं। तब यी वही ने ठंडी नजर मेरी तरफ देखी। मैंने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और पूछा, तुम कहते हो तुमने बनाई, तो बताओ उसमें क्या क्या डाला और कैसे बनाई? अगर जवाब दे सके तो मान लूंगा तुमने बनाई। यी यांग बहुत देर तक हकलाता रहा, एक शब्द नहीं निकला। यी वही को समझने में देर नहीं लगी। उसका गुस्सा भड़क उठा। यी यांग, मुझसे झूठ क्यों बोला? बस एक बाउल सूप की बात थी, इतना धोखा करने की क्या जरूरत थी? तुमने सच में निराश किया। फिर उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अब दोनों बताओ, मेरी चीज किसने चुराई? मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। पहले उससे पूछो, देखना चाहता हूं इस बार मुझे कैसे फंसाएगा। शायद कुछ नए तरीके सीखने को मिले, बाद में काम आएंगे। आखिर इसकी एक्टिंग स्किल्स काफी गहरी हैं। यी वही ने मुझे घूरा, फिर अपने सगे भाई की तरफ मुड़ी। यी यांग ने दांत पीसे। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गई, आंसू बहने लगे। दीदी, मैंने नहीं किया। जरूर भाई यी ने रात को सूप लाने के बहाने ये चुरा लिया होगा। मुझे फंसाया जा रहा है। ये यांग रोते बिलखते गिड़गिड़ाया। उसी पल यी वही अचानक मेरी तरफ पलटी। तुमने सूप का बहाना बनाकर चुपके से घुसकर मेरी अंडरगारमेंट चुरा ली। वो शर्म से बेजबान हो गई। ये सुनकर मैंने व्यंग्यात्मक हंसी दी। तुम उसकी हर बात मान लेती हो? ऐसे किसी पर भरोसा करती हो जिसे अभी अभी ढूंढा है? ऐसे बदमाश पर? उस पर ज्यादा भरोसा है जिसे 10 साल से जानती हो उससे ज्यादा? यी वही का एक्सप्रेशन जम गया, लेकिन अड़कर बोली,
तो तुम प्रूफ दो कि तुमने नहीं लिया। वैसे भी यी यांग को बस सही गाइडेंस नहीं मिली, मुझे यकीन है वो बदल सकता है। ये देखकर मैंने कंधे उचकाए। ठीक है, मेरे साथ चलो। यी यांग को पास खड़ा देखा, वो हिचकिचाया। उसके मन में एक बुरा अंदेशा जागा। वो यी यांग को लेकर मेरे पीछे दूसरी मंजिल पर आई। मेरा कमरा देखते ही यी वेई की आंखें फटी रह गईं। उसने अविश्वास से मुझे देखा। तुम्हारा कमरा इतना छोटा क्यों है? मेरे होठों पर वही व्यंग्यात्मक मुस्कान रही। अब कहने का क्या फायदा? मैंने एक से ज्यादा बार कमरा बदलने के लिए कहा था, क्या किसी ने कभी ध्यान दिया? यी वेई के मन में एक भारी गिल्ट की लहर उठी, जैसे किसी बड़े हाथ ने दिल को निचोड़ लिया हो। यी फोंग जैसे लंबे इंसान के लिए इतनी छोटी जगह में रहना सोचना भी मुश्किल था। यी वेई ने हिचकिचाते हुए पूछा, हमने ध्यान नहीं दिया, क्या तुम फिर से नहीं बोल सकते थे? बस बता देते। मैंने ठंडी हंसी दी। ये मजेदार है। पिछली सर्दियां याद है? इतनी ठंड थी कि नींद नहीं आती थी। रात को बाहर एक्सरसाइज करने जाता था तो शरीर गर्म रहे। तुमने पकड़ लिया। पूछा इतनी रात को नींद क्यों नहीं आई? मैंने बताया कमरे में कितनी ठंड है। उस वक्त तुम्हारी रिएक्शन क्या थी याद है? यी वेई रुक गई। याद पिछले ल्यूनर न्यू ईयर से पहले की रात में चली गई। वो देर से घर लौटी थी। आंगन में यी फोंग को इधर उधर दौड़ते देखा। सोचा पागल हो गया है, इतनी ठंड में रात को बाहर क्यों है? यी फोंग के समझाने के बाद उसने बस एक लापरवाह जवाब दिया था। कहा था कल ठीक करवाएंगे। और अभी याद आया। ये एहसास होते ही गिल्ट और गहरी हो गई। मन में लगा कि उसकी अपनी लापरवाही ने यी फोंग को हर दिन इस बदहाल कमरे में रहने पर मजबूर किया। ये कमरा मुश्किल से 10 स्क्वायर मीटर का था। एक स्टोरेज क्लोजेट से ज्यादा कुछ नहीं, अंदर सिर्फ 5 फुट का एक बिस्तर। अब याद आया, यही वो बिस्तर था जो यी फोंग के बचपन का था, कभी बदला नहीं गया। एक डेस्क, एक खिड़की, बस इतना ही था। आंखें जलने लगी। छोड़ो, मत बताओ, मुझे आदत हो गई है। ये कहकर मैंने नजर यी यांग पर टिकाई। वो अभी भी जिद्दी होकर गलती नहीं मान रहा था। यी वेई ने मुझे देखकर पूछा, कल दूसरी मंजिल पर नहाई थी ना? यी वेई ने सिर हिलाया। मैंने आगे कहा, तुम सबने मुझे वो बाथरूम यूज करने से मना किया हुआ है ना? यी वेई का बुरा अंदेशा और साफ होने लगा। सब बड़े होने पर जेंडर के बीच बाउंड्रीज बनाए रखने के लिए यी यांग को वो बाथरूम यूज करने देना बंद कर दिया गया था, लेकिन यी यांग इसका अपवाद था। मैं बिस्तर के पास गया, कंबल हटाया, फिर धीरे धीरे उसके अंदर छुपाई गई चीज निकाली। ये देखते ही यी वेई का खूबसूरत चेहरा गुस्से और शर्म से भर गया, क्योंकि मेरे हाथ में वही पिंक लेस अंडरगारमेंट थी जो उसने कल उतारी थी। मेरी पहले कही बात याद करते हुए वो समझ गई कि उस बाथरूम में सिर्फ यी यांग ही घुस सकता था। ये सीन देखकर यी यांग का चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया, फिर भी बहाना बनाने की कोशिश की। तुमने जरूर कल बाथरूम में चुपके से घुस कर लिया होगा। ये कहते ही उसे खुद अफसोस हुआ। थप्पड़। यी वेई ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। नीच इंसान। यी यांग झन्ना गया, सूझता गाल छुआ, अविश्वास से बोला, दीदी तुमने मारा? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैंने सच में नहीं चुराया। यी फैमिली में वापस आने के बाद से यी वेई ने उसे बेहद दुलारा था। छोटी छोटी गलतियों पर भी कभी सजा नहीं मिली थी। अरे वाह, सच में कोई शर्म नहीं है। सूप लेकर सीधे अपने कमरे में गया था। तुम सब सुबह तक उस बाथरूम में आते जाते रहे। मुझे चुपके से घुसने का मौका कब मिलता? यी वेई, कैमराज क्यों नहीं देखती? इतनी सी बात को इतना उलझा दिया। सच में लगता है यी ग्रुप तुम्हारे हाथों में रहा तो दिवालिया हो जाएगा। मेरे शब्द सीधे यी वेई के दिल में खंजर की तरह चुभे। मेरा भाई एक ही रात में इतना बदल कैसे गया? पहले यी फोंग हमेशा इतना आज्ञाकारी था, इतनी सावधानी से चलता था, अब इतनी जोर से जवाब देने की हिम्मत कर रहा है। वो एक पल के लिए रुकी। सही है, यी फोंग को हमेशा इतनी सावधानी से क्यों रहना पड़ता था? क्या इस परिवार ने उसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती की? यी वेई बस खड़ी क्यों है? बस कुछ शब्दों से इतनी अपसेट हो गई? पहले जब भी मिलती थी मजाक उड़ाती थी, तंग करती थी, अब मैंने कुछ कहा तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब ये आवाज फिर गूंजी, यी वेई को लगा ये बिल्कुल यी फोंग की आवाज है, लेकिन यी फोंग का मुंह नहीं हिला। क्या ये इसकी आंतरिक आवाज है? लेकिन जो कुछ वो कह रहा है सब सच है। यी वेई का दिल और ज्यादा दर्द करने लगा। उसकी परवाह किए बिना मैंने अपने हाथ में लेस गारमेंट पर लापरवाही से नजर डाली। तुरंत चेहरे पर मजा आने लगा। एक वीडियो है, यकीन नहीं होता। यी वेई, तुम्हारा ये प्यारा छोटा भाई सच में कमाल का है, खुद देख लो। मैंने वो गारमेंट सीधे यी वेई के हाथों में फेंक दी। यी वेई एक पल के लिए सन्न रही, फिर देखा, तुरंत एक चीख निकली। उसने गुस्से में अंडरगारमेंट सीधे यी यांग के मुंह पर मारी और चिल्लाई, नीच राक्षस, ये फैमिली में तुम जैसा शैतान कैसे पैदा हुआ? एक और थप्पड़ लगाया। संतोष नहीं हुआ तो एक और लगाया। उसी पल दरवाजे से एक रौबदार और गुस्से भरी आवाज आई। ये फैमिली के मुखिया थे। ये होंग, ये क्या हंगामा है? ऐसे चिल्लाना कोई तमीज है? उन्होंने दरवाजा जोर से धकेलकर खोला और अंदर आए। पास आकर जो देखा उससे अवाक रह गए। उनका लाडला बेटा यी यांग घुटनों पर था, चेहरे पर लाल हथेली का निशान। यी होंग तुरंत आग बबूला हो गए, आंखें गुस्से से उभर आईं। बेटे, किसने मारा? इस बदमाश ने मारा। बाप को सजा देने दो। वो आगे बढ़े और मुझे थप्पड़ मारने वाले थे। ये वेई जल्दी से बीच में आ गई, घबराहट से समझाने लगी,
मैंने मारा। यी फोंग का कोई लेना देना नहीं। यी यांग ने कुछ घिनौना किया, फिर यी फोंग पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। ये सुनकर यी होंग की भौहें गहरी हो गईं। उन्होंने जमीन पर बैठे बेटे को शक से देखा। ये क्या माजरा है? ये सीन देखकर मैं तालियां बजाने लगा, चेहरे पर गहरी व्यंग्यात्मक मुस्कान। ये फैमिली के मुखिया सच में कमाल के हैं। बिना कुछ जाने समझे आकर मुझे थप्पड़ मारने चले आए। मैंने किसका क्या बिगाड़ा? मैं तो यहाँ पीड़ित हूँ। ये होंग, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। जब भी कुछ गड़बड़ होता है मुझे मारने के लिए इस्तेमाल करते हो। यी वेई ने वो आवाज फिर सुनी। दिल में जैसे 1000 सुइयां चुभ गईं। क्या पिताजी पहले भी अक्सर यीफांग को मारते थे? याद करती हूँ, लगता है हमेशा ऐसा ही होता था। क्या यीफांग हमेशा गलत सजा पाता रहा? यीहोंग ने गुस्से से घूरा। मैंने तुम्हें खाना कपड़ा दिया और तुम मुझसे इस लहजे में बात करते हो? देखता हूं एक थप्पड़ में होश ठिकाने नहीं आते, बदतमीज। ये कहते हुए उन्होंने यी वेई को रास्ते से धकेला, बड़ा हाथ उठाया और आगे बढ़े। मारो। मैं तो कब से बहाना ढूंढ रहा था तुम्हें एक सबक सिखाने का। इस घटिया परिवार से मुझे कोई मतलब नहीं। ये आंतरिक आवाज सुनकर यी वेई का दिल जोर से कांपा। उसने यी होंग की बांह कसकर पकड़ ली और जल्दी से बोली, पिताजी, मारना है तो मुझे मारिए। यी योंग को मैंने मारा था। यी फांग के कड़वे शब्द की वजह यह है कि आज यी योंग ने उसे फंसाया है। उसका मूड बहुत खराब है, उसे माफ कर दीजिए। वो मुझे फ्रेंटिकली आंख मारकर रुकने का इशारा कर रही थी। बेटे की गुजारिश सुनकर यी होंग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन वो अड़े रहे कि मुझसे माफी दिलवाएंगे। ये देखकर मेरी भौएं कसकर चढ़ गईं। ये क्या कर रही है? मेरा प्लान था इस मौके का फायदा उठाकर हमेशा के लिए यहां से चला जाऊं। ये इशारेबाजी क्यों? सोचती है मैं आसान रास्ता अपना लूंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी तरफ उंगली उठाई और यी होंग को चैलेंज करते हुए देखा। अरे बुढ़े, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत दे रखी है। इतनी हिम्मत है तो आओ, मारो। मेरी इस हरकत से तीनों सन रह गए। सबसे पहले होश में आया यी होंग, जो पीछे छुपा खड़ा था। उसका चेहरा खुशी से भर गया, मन ही मन खुश हो रहा था। अब उसकी सारी करतूतें दब जाएंगी और साथ में यी फांग की पिटाई भी। यी होंग ने अविश्वास से खुद की तरफ उंगली की। बेशरम, तुमने मुझे क्या कहा? यी वे भी होश में आई। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। वो चिल्लाई, यी फांग, पिताजी से ऐसे कैसे बात करते हो? अभी माफी मांगो। वो सच में डरी हुई थी कि गुस्से में यी फांग कुछ ऐसा कर बैठेगा जिससे उसे घर से निकाल दिया जाएगा। यी वेई को भी उनकी तरफदारी करते देख मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैंने सीधे यी होंग की नाक पर उंगली उठाई और बोलना शुरू किया, बुड्ढे, मुझे साफ साफ फ्रेम किया गया था। तुम अंदर आते ही मुझे थप्पड़ मारने चले। तुमने खाना कपड़ा दिया, ये बार बार मत जताओ, हंसाते हो। यी होंग सुनो, मेरी प्राइमरी और मिडिल स्कूल की सप्लाई चैरिटी ने दी थी। हाई स्कूल और कॉलेज की फीस और खर्चा मैंने खुद समर जॉब्स और एक्स्ट्रा काम करके कमाया। बचपन से हर पैसा खुद कमाया। उआ और बाकियों के उतारे हुए पुराने कपड़े पहने। स्कूल में साल भर बस यूनिफॉर्म रही। ये योंग को देखो, जिस साल वो आया 10 लाख की घड़ी, 1 लाख के कपड़े, जो चाहा बिना सोचे खरीदा। तुम्हें अनाथालय से मुझे लाना ही नहीं चाहिए था। शायद वहां की जिंदगी इस यी घर से बेहतर होती। और तुम भी यी वेई, कोई दूध की धुली नहीं हो। हमेशा मातम का चेहरा लेकर घूमती हो, जैसे दुनिया तुम पर कर्ज चढ़ाए बैठी है। जब भी देखो डांटने का मौका ढूंढती हो। पिछले महीने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कहा मैंने तुम्हारा नेकलेस चुराया? क्या एक भी सबूत था? ये शब्द सुनते ही यी वेई को ठंडा पसीना आ गया। काफी देर बाद खुद को संभाल पाई। सिर झुकाकर अफसोस से बोली, माफ करो यी फांग, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा। सच में माफी मांगती हूं। ये देखकर मैंने तुरंत बिना हिचकिचाए साफ मना कर दिया, माफी मंजूर नहीं। ये सुनते ही यी वेई की आंखें लाल हो गईं। आंसू बांध तोड़कर एक साथ बह निकले। उसी पल यी होंग ने छाती पर हाथ रखा और उठने की कोशिश की। यी फांग, बदतमीज, आज ही घर से निकल जाओ। सच में सांप को दूध पिलाया। यी वेई ने जल्दी से यी होंग की बात थाम ली, सिर हिलाते हुए बोली, यी फांग अभी भी तुम्हारा बेटा है। पिताजी इस तरह नहीं निकाल सकते। यी होंग ने बेटी का हाथ झटक दिया। बेटा? कौन सा बेटा? वो तो गोद लिया बच्चा है, बस एक बेशरम बदतमीज। यी वेई की गुजारिश की मुझे कोई परवाह नहीं थी। बुढ़े, बार बार मुझ पर अपनी परवरिश का एहसान मत जताओ। सुनो, मैं अभी यहां से जा रहा हूं। जब से तुम मुझे 3 साल की उम्र में यहां लाए, 13 साल में काम शुरू किया, ठीक 10 साल, सब हिसाब लगा लिया है। कुल 4 लाख बनता है। धीरे धीरे चुका दूंगा। अभी प्रॉमिसरी नोट लिख देता हूं। यकीन रखो ये पैसा बिल्कुल साफ होगा। ये शब्द मुंह से निकलते ही कमरे में सब सन रह गए। सबसे ज्यादा यी योंग, वो खुशी से उछलने वाला था। क्या यी फांग सच में जा रहा है? मेरा दृढ़ रवैया देखकर यी वेई 10,000 गुना बेचैन हो गई। यी फांग, मत जाओ। मैं मानती हूं इन सालों में यी फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है। हम सब मिलकर भरपाई करेंगे। प्लीज मत जाओ। ठीक है बड़ी बहन, प्रॉमिस है, पहले जैसा बर्ताव नहीं करूंगी। यी वेई की आवाज भराई, जैसे अभी रो पड़ेगी। आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। तभी यी योंग बगल से आग में घी डालता रहा। डीडी, रहने दो। यी फांग आज सच में हद से गुजर गया, निकाले जाने का हकदार है। लेकिन तभी यी वेई की नजर गई कि यी योंग अभी भी उसकी लेस अंडरगारमेंट थामे खड़ा है। गुस्सा तुरंत भड़का और उसने एक और थप्पड़ चढ़ दिया। अपनी बड़ी बेटी को यी योंग को मारते देख यी होंग बीच में आ गए, गुस्से से घूरते हुए। अपने छोटे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत है? तुम भी बगावत कर उतर आई हो? यी वेई ने रोषपूर्ण पूछा। यी योंग ने मेरी अंडरगारमेंट चुराकर ये किया।
मारना नहीं चाहिए, खुद देखो पिताजी। उसने उसके हाथ से वो चीज झटककर यी होंग के सामने कर दी। यी होंग निरुत्तर हो गए, लेकिन अड़ियल रहे। जरूर यी योंग को यी फांग ने फंसाया होगा, इसे घर में और नहीं रहने देंगे। ये सुनकर मैंने सीधे मुंह पर कहा, बुढ़े, सबूत और गवाह सामने हैं, फिर भी मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। मुझे भी इस घटिया जगह से बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। बहरहाल सब ध्यान से देखो। अपना इरादा दिखाने के लिए मैंने डेस्क से फोटो फ्रेम उठाया, फैमिली फोटो निकाली और उसके सामने उसके 100 टुकड़े कर दिए। ये वही ने उस फटी हुई फैमिली फोटो को देखा। सांस लेना मुश्किल हो गया। अभी भी याद है जब पहली बार वो फोटो मिली थी, यीफांग की मुस्कान कितनी खुलकर थी। उस वक्त आंसू खुद ब खुद आ गए थे। यीफांग, प्लीज ये मत करो, मैं आगे से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। अचानक मैं जोर से हंसा। हंसी में व्यंग और तिरस्कार भरा था। ये नकली पारिवारिक प्यार नहीं चाहिए। जब तुम लोग मुझे ये घर लाए थे तब थोड़े दिन अच्छा बर्ताव किया था, आखिर में क्या हुआ? यी होंग अचानक गुस्से में उठ खड़े हुए, दरवाजे की तरफ इशारा किया। जाना इतना पसंद है तो जाने देता हूं। मैं उठा, थोड़े से कपड़े बैकपैक में ठूस लिए, एक एक्सरसाइज बुक का पन्ना फाड़ा और 4 लाख का आईओयू लिखा। यी होंग ने ठंडे चेहरे से देखते हुए हम दोनों के साइन करते ही आईओयू छीन कर जेब में डाल लिया। मेरा दृढ़ इरादा देखकर यीवेई के आंसू बारिश की तरह बहने लगे। वो आगे आई और मेरी पीठ से लिपट गई। यीफांग, बड़ी बहन गलत थी, प्लीज मत जाओ, ये गुस्से की बातें बंद करते हैं। ये घर छोड़कर कैसे जियोगे? ये देखकर यी होंग का गुस्सा और भड़का। वो आगे बढ़े, यी वेई का कॉलर पकड़कर उसे उठाया। बिना एक पल रुके यी वेई के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। यी वेई की सिसकियां अचानक रुक गई। उसने अपने पिता को देखा, नजर थोड़ी खाली थी। थप्पड़ मारने के बाद यी होंग के होश थोड़े लौटे। एक हल्का पछतावा हुआ। ये उनकी सबसे प्रिय बेटी थी। जब उनकी सेहत बिगड़ी और वो पीछे हट गए, इसी ने पूरे ग्रुप को संभाला। उसके बिना ये आरामदायक जिंदगी कहाँ होती? ये योंग का जबड़ा गिर गया। बोलने की हिम्मत नहीं थी। एक हास्यास्पद ख्याल मन में आया, वो खुद भी मेरे साथ यहां से निकल जाना चाहता था। ये बाप सच में बहुत ठंडा है। एक स्पेक्टेटर की तरह मैं भी सन रह गया। अरे बाप रे, ये बुड्ढा, ये उसकी असली बेटी है। ये घर सच में पागल खाना है। यहां जरा भी गर्माहट नहीं। जल्दी निकलना होगा, वरना मैं भी इनकी आग में झुलस जाऊंगा। ये सुनकर यीवे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने अचानक मेरी तरफ देखा, आंखों में शौक और कंफ्यूजन था। इसका मतलब क्या है? पहले भी आग में झुलसे हो? ये अजीब आवाज क्यों सुनाई देती है? ये सब बहुत अजीब है, लेकिन जो इसके मन में है वो सच है। पिताजी ने मुझे मारा क्यों? मैंने क्या गलत किया? बस सबका रिश्ता ठीक करना चाहती थी। यी होंग ने कॉलर छोड़ा, अफसोस से नाम लिया, यी वेई, लेकिन माफी के शब्द होठों तक आकर रुक गए। यी वेई फर्श पर धंसकर बैठ गई, जलते गाल को छुआ, धीरे धीरे चेहरे पर शांति लौट आई। देखा कि पिताजी माफी मांगने का इरादा नहीं रखते। होठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। पिताजी, यी फांग की उम्र क्या है? यी घर छोड़कर कैसे जिएगा? आप सच में बेरहम हैं। साफ जाहिर है यी फांग ने कुछ गलत नहीं किया। उसे बेतहाशा मारने से पहले सही और गलत का फर्क क्यों नहीं किया? उसे घर लाने का मतलब क्या था? क्या सच में बस माँ का बच्चे खोने का गम दूर करना था? ये सुनते ही यी होंग की आंखें लाल हो गई और वो गरजे, ठीक है, बहुत खूब, यी वेई तुम भी निकल जाओ। बेरहम हूं तो देखो कितना बेरहम हो सकता हूं। ये शब्द सुनकर यी वेई बिल्कुल सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिता ऐसा कह सकते हैं। पास खड़े यी योंग भी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से यी होंग की बात थाम ली। दीदी को मत जाने दो, बस यी फांग को जाने देना काफी है। दीदी को जरूर यी फांग ने बहकाया होगा। ये बुड्ढा सच में मूर्ख है। यी वेई को कैसे निकाल सकता है? बाकी बेटियों में से किसी को ग्रुप की परवाह नहीं। उसके बिना ये ग्रुप कितने दिन चलेगा? अपनी बूढ़ी हड्डियों पर भरोसा कर रहा है। यी होंग ने अपने लाडले को घूरा। क्यों, तुम्हें भी लगता है तुम्हारी बहन सही है? ये योंग तुरंत चुप हो गया। यी होंग को कभी पार करने की हिम्मत नहीं थी। यकीन नहीं होता, ये बुढ़ा सच में ये कर रहा है। 20 से ज्यादा साल पाली बेटी को यूं ही निकाल दिया। दिमाग काम नहीं कर रहा। ये वही सच में बेचारी है। ये फैमिली के लिए इतना किया और अपनी आवाज उठाई तो घर से निकाल दिया। मुझे शायद उसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। आखिर ये योंग ने उसे इतने समय से बेवकूफ बनाया है। थोड़ी भोली है लेकिन दिल से बुरी नहीं। ये आंतरिक आवाज सुनकर यी वेई को अचानक ये घर बहुत अजनबी और अजीब लगने लगा। बस यहां से भाग जाना था। मैं उसके पास खड़ा था और बोला, सुनो यी होंग, तुम सच में हद से गुजर रहे हो। यी वेई ने क्या गलत कहा? बस मेरे लिए एक शब्द बोला तो उसे घर से निकाल दोगे? लगता है सच में सनहिया गए हो। ये ग्रुप ये हुई कि जाने के बाद कैसे चलेगा इसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं। देखते हैं काओ फैमिली तुम्हें पूरा निगल जाए। काओ फैमिली पड़ोसी शहर का टॉप ग्रुप है। ये ग्रुप की शुरुआत से ही वो कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं। दशकों से लड़ाई चल रही है, कोई जीत नहीं पाया। मेरी बातें सुनकर यी हुई के मन में एक गहरी राहत आई। वो फर्श पर बैठकर आंसू पोंछने लगी। सच कहें तो उसने यी फांग के साथ पहले कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया था, फिर भी ये भाई उसका ख्याल रख रहा था। अपने सगे भाई यी यांग से तुलना करे तो जमीन आसमान का फर्क था। अब जाकर उसे सगे भाई की असलियत दिखी। पछतावा हुआ कि पहले क्यों नहीं समझा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यी फांग पूरी तरह यी फैमिली से उम्मीद तोड़ चुका था। यी होंग ने यी यांग के कंधे थपथपाए और आत्मविश्वास से यी हुई और मुझे बताया, सुनो, यी हुई के बिना भी यांग है।
उसे थोड़ा तराशूंगा, वो यी ग्रुप को जरूर ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां मार्केट वैल्यू 100 अरब से भी ऊपर होगी। मैं हैरान था। तो ये बुढ़ा ये सोच रहा था, ये हुई को ग्रुप से निकालकर ये यांग के लिए रास्ता साफ करना था। ये हुई के लिए सच में दुख हुआ। इतनी मेहनत की, ये ग्रुप के लिए इतनी वैल्यू बनाई और नतीजा घर से निकाला। ये यांग उस पल अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। उत्साह से यी होंग की बाह हिलाई। डैड सच में मुझे ग्रुप संभालने देंगे? यी होंग ने बेटे के बाल रफल किए और गर्व से बोले, बिल्कुल यांग, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, तुम यी हुई से किसी भी तरह कम नहीं होगे। ये सुनकर यी हुई लगभग पूरी तरह टूट गई। वो उठी, चेहरे से आंसू पहुंचे और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। यी फांग चलते हैं, अगर पिताजी चाहते हैं मैं चली जाऊं और ग्रुप यांग को दे दें तो उनकी मर्जी। उसका चेहरा बेहद उदास था, आंखें काली और बेजान हो गई थी। यी हांग के शब्दों ने दिल पर गहरा घाव किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पिता उसके साथ ऐसा करेंगे। 25 साल की उम्र में मास्टर्स के बाद यी ग्रुप ज्वाइन किया था। प्रोजेक्ट मैनेजर से शुरुआत, कुछ ही सालों में सीईओ बन गई। उसकी मेहनत से यी ग्रुप की मार्केट साइज थोड़े ही समय में कम से कम 1.5 अरब बढ़ी थी। यी होंग खड़े खड़े बेटी की रिएक्शन देख रहे थे। मन में हल्का झटका लगा। उसे रोकना चाहा, लेकिन उनका वर्षों का रिजिड और अथॉरिटेरियन स्वभाव उन्हें अड़ियल बनाए रहा। ठीक है यी हुई, सुन लो, अभी इसी वक्त यी घर से निकल जाओ। यी हुई उस चिल्लाहट से सन्न हो गई। डैड, आप सच में हद से गुजर गए। ये कहकर उसने मेरा हाथ थाम लिया और बाहर चल दी। मैं हंसूं या रो समझ नहीं आ रहा था। उसे मुझे खींचते देखा। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और अब ये बोझ अचानक आ गया, क्या करूं? ये देखकर यी होंग ने एक बैंक कार्ड निकाली और धमकी दी, नाशुक्री, रुको, तुम्हारे कार्ड्स ब्लॉक करता हूं, फिर देखता हूं क्या करोगे। यी हुई के कदम एक पल के लिए रुके, फिर वो चलती रही। यी होंग और भी गुस्से में आ गए। निकल जाओ, मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है, ये मुझे पागल कर देंगे। यी होंग ने देखा हम दोनों के फिगर मुख्य दरवाजे के पीछे गायब हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो सच में चली जाएगी। गुस्से से सीना दर्द करने लगा। डैड ठीक हो? यी यांग ने जल्दी से पीठ सहलाई, लेकिन मन ही मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने सोचा नहीं था कि आज की घटनाएं इतनी उसके पक्ष में जाएंगी। अचानक यी ग्रुप भी मिल गया। यी होंग ने रोष से कहा, यी यांग सबसे अच्छा है, तुम पर जो प्यार लुटाया बेकार नहीं गया। उन दोनों नाशुक्रों जैसा नहीं जो बिला पलटे चले गए। अभी यी हुई और यी फांग के कार्ड्स ब्लॉक करता हूं, देखता हूं किस पर जिएंगे, जरूर हाथ जोड़ते वापस आएंगे। यी हुई मुझे लेकर सड़कों पर बेमतलब भटकती रही। मैंने बेजुबान होकर पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? उसने हल्के से सिर हिलाया, एक शब्द नहीं बोला। मैं और हताश हो गया, रुक गया। यी हुई रुको, सच बताऊं तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही है कि मेरे पीछे मत आओ, वापस जाओ, पिताजी से माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या सच में मेरे पीछे आकर तकलीफ उठाना चाहती हो? ये सुनकर यी हुई ने चारों तरफ खाली नजरों से देखा, फिर मेरी तरफ देखती रही। याद बचपन में चली गई। बचपन से कभी कोई अपना शौक नहीं रहा, हर दिन बस पढ़ाई में डूबी रही। छोटी उम्र से ही यी होंग ने उसे बिजनेस, फाइनेंस और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। लेकिन वो चाहती थी कि दूसरी बहन के साथ म्यूजिक सीखे, तीसरी बहन के साथ नॉवेल्स लिखे, चौथी बहन के साथ कैलीग्राफी सीखे, छोटी बहन की तरह दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेले। लेकिन जब भी ये बातें कहीं, यी होंग जोर से डांटते। हमेशा बड़ी बहन का दर्जा और ग्रुप देने का वादा जताकर उसे बस पढ़ाई तक सीमित रखा। उसे सच में नफरत थी कि यी होंग उसका हर पल भर देते थे। सांस लेने की जगह नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद ग्रुप ज्वाइन किया, जल्द ही बड़ी सफलता मिली। जब भी कोई यी हुई की तारीफ करता, यी होंग खुशी से फूल जाते और बढ़ा चढ़ाकर अपने बच्चों की तालीम का बखान करते। हर बार ऐसा होने पर यी हुई को बेहद चिढ़ होती थी। यी हुई, क्या सोच रही हो? यी हुई को फिर सपनों में खोया देखकर मैं पलटा और चलने लगा। तभी मेरी फिगर भीड़ में गायब होने वाली थी। यी हुई अचानक होश में आई, दौड़कर मेरा हाथ कसकर थाम लिया। वो बड़ा हाथ थामने से एक अजीब सी शांति मिली। अभी लगा था कि मैं सच में उसे छोड़कर चला जाऊंगा। तुरंत मन में एक शिकायत उठी। भरी हुई आवाज में लगभग रोते हुए बोली, यी फांग, मुझे अकेला मत छोड़ो। ठीक है। ये शब्द निकलते ही राहगीरों ने मुझे किसी बेशर्म की तरह देखा। मैंने पलटकर उसका दुखी और बेचारा चेहरा देखा और झुंझाते हुए पूछा, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? यी फांग, अपनी बड़ी बहन को मत छोड़ो प्लीज। हमारे कार्ड्स ब्लॉक हो गए हैं, तुम्हारी पढ़ाई अभी बाकी है, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। आसपास के लोगों ने बड़ी बहन शब्द सुनते ही नाटक में इंटरेस्ट खो दिया। सोचा बस एक साधारण पारिवारिक झगड़ा है। मैंने उसे एक कोने में खींचा और गंभीरता से बोला, यी वे, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। यी वे की आंखें फिर लाल हो गईं, कांपती आवाज में बोली, यी फांग, इन सालों में जो मैंने कमी की उसे पूरा करना चाहती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम स्टूडेंट हो, रोज काम करोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। मेरे पास एडवांस डिग्री है, किसी कंपनी में जॉब ढूंढ लूंगी, फिर तुम्हारी पढ़ाई सपोर्ट करूंगी। मुझे सच में परेशानी हो रही थी। यी वे, मैं विनती कर रहा हूं, मुझे सच में जरूरत नहीं। वापस यी घर जाओ, पिताजी से माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरी देखभाल की भी जरूरत नहीं। इन सालों में खुद को संभालता रहा हूं। क्या लगता है इस घटिया यी फैमिली से छोड़ने से मैं जी नहीं सकता? ये सुनकर यी वे फिर रो पड़ी। यी फांग, क्या अभी भी मुझसे नाराज हो? अब सिर्फ तुम मेरे पास हो, प्लीज मुझे छोड़ो मत। मेरे पास एक पैसा नहीं है। तुम नहीं चाहते कि मैं भूखी मर जाऊं? ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक हल्की शरारत चमकी।
मुझे इतना गुस्सा आया कि हंसी भी आ गई। अरे, अब धमकी भी दे रही हो? सही है, मैं अभी भी बहुत नाराज हूं तुमसे, इसीलिए तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, समझी? ये कहकर मैं फिर पलटा। यी वे ने फिर खींच लिया, मेरी बाह थामकर लाड से बोली, यी फांग रहने दो प्लीज, आ जाओ, ठीक है। बाह पर उस नर्म एहसास से मुझे अचानक एक झटका लगा। रुको, क्या यी वे मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है? यहाँ कोई नहीं है, अगर यही करती रही तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। यी वे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया, उसने जल्दी से बाह छोड़ दी। मैंने राहत की सांस ली, 2 कदम पीछे हटा। माननीय, मुझे जाने देंगी? ये सिर्फ मेरे पास हो, ये क्या बात है? 4 और अच्छी बहनें हैं ना, उनसे मदद मांगो, मुझसे क्यों चिपकी हो? ये वे ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं होगा, पिताजी के स्वभाव के हिसाब से उन्हें हमारी मदद करने की कभी इजाजत नहीं देंगे, वरना कार्ड्स ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं होता। उसने बोलते हुए मेरा हाथ हिलाया। तो यी फांग, प्लीज मुझे अपने पास रखो। ठीक है, समझ गया। मैंने फोन निकाला, पेमेंट ऐप खोला, बैलेंस देखा, 5,721 रुपए। फोन यी वे को दिखाया। 5,721 रुपए, 2,500 रुपए ट्रांसफर कर देता हूं, क्या इतने में यहां से चली जाओगी? यी वे सन्न रह गई, फिर गला भर आया, पूरे शरीर में एक अजीब तकलीफ भर गई। दुखी नजरों से पूछा, यी फांग, क्या तुम्हें लगता है मैं इसलिए तुमसे चिपकी हूं? तुम्हारे पैसे चाहिए? क्या तुम्हारी नजर में मैं ऐसी हूं? मैं थोड़ा रुका। है नहीं क्या? मेरे पास और क्या है जो तुम्हें अट्रैक्ट कर सके? अचानक मेरी आंखें सिकुड़ गईं। यी वे को अविश्वास से देखा। मत कहो कि तुमने मेरे जिस्म पर नजर गड़ाई है, मतलब मैं थोड़ा हैंडसम जरूर हूं और हम ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मॉरली गलत है। ये वे का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने हाथ बढ़ाया और मेरी कमर पर जोर से चुटकी काटी। आउच आउच, दर्द होता है। मैं दर्द से मुंह बनाते हुए उस हाथ को हटाने लगा। ये वे ने बाल ठीक किए। सच में कोई उल्टी सीधी बात मत सोचो, मेरी तुमसे वैसी कोई रुचि नहीं है। लेकिन सुनो यी फांग, सच में तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ रहना है। क्या इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते? आखिर तुम्हारी वजह से बोली और घर से निकाली गई, तो अच्छे भाई मुझे रहने दो। उसके शब्दों में सच्चाई महसूस हुई। मेरा मन थोड़ा डोला। मुझे हिचकिचाते देखकर यी वे ने आखिरी वार किया। यी फांग, देखो मुझे, एक सीईओ जिसकी दौलत 100 करोड़ थी, एक पल में फटेहाल हो गई। पिताजी ने घर से भी निकाल दिया। अगर तुम भी नहीं रखोगे तो क्या मुझे मरने पर मजबूर करना चाहते हो? यी फांग, इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? ये सुनकर मेरा सिर भन्नाने लगा। राहगीर जमा होने लगे थे। मैंने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। ठीक है, रो मत, मान लिया, हाँ तुम पर एहसान है। तुरंत यी वे ने रोना बंद किया और मुस्कुरा दी। ये देखकर मैं बिल्कुल सन्न रह गया। उसे मेरी तरफ खिली मुस्कुराहट से देखते देखा। फिर भी मैंने एक टिप्पणी जोड़ी, अगर तुमने आज इतना मेरे लिए नहीं बोला होता तो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। यी वे को कोई आपत्ति नहीं थी। घर से निकाले जाने के बाद उसे अभी बहुत राहत महसूस हो रही थी। देखना चाहती थी कि उसके बिना ग्रुप का क्या हाल होगा। जरूर प्रॉब्लम्स आएंगी, देखना, पिताजी को खुद ही उसके सामने झुकना पड़ेगा। उस पल दोनों सड़क पर चल रहे थे। मैंने मन में आह भरी। यी वे दिल से बुरी नहीं है, लेकिन उसका भविष्य सच में मुश्किल है। यी फैमिली में रहती भी तो आगे चलकर यी यांग की वजह से ही बलि चढ़ती। ये सुनकर यी वे के कदम रुक गए। उसने दहशत से मेरी पीठ को देखा। यी फांग, क्या वो भविष्य से वापस आया है? बलि चढ़ने वाली बात तो उसने मन के कोने में दबा रखी थी। मैंने कुछ अजीब महसूस किया, पलटकर संदेह से देखा। क्या हुआ, पछतावा हो रहा है? यी फैमिली वापस जाना है? हो, तो ये मुझसे झूठ बोल रहा था। कितना हास्यास्पद। मैं पूरी तरह उसकी बातों में आ गई। लगता है ये फैमिली के सब लोग एक जैसे हैं। ये सुनकर ई वही घबरा गई, जल्दी से आगे दौड़कर मनाने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस सोच में डूब गई थी, ध्यान भटक गया। मैंने हैरानी से उसे देखा। ठीक है। तुरंत बाद ई वही ने मेरी अभी वाली मन की बात याद करते हुए आजमाने की कोशिश की। ईफांग, बताओ, अगर ई यांग ग्रुप संभाले तो क्या कुछ बन पाएगा? मैं रुक गया, व्यंग से हंसा। उस जैसा इंसान, मजाक बंद करो। ई ग्रुप उसके हाथ में गया तो 6 महीने में दिवालिया ना हुआ तो चमत्कार होगा। वो बदमाश और उसका बाप दोनों अच्छे नहीं हैं। समझ नहीं आता ई होंग ने इतना बड़ा ई ग्रुप कैसे खड़ा किया। हंसी आती है सोचकर। ई यांग कंपनी का पैसा उड़ाकर ऐशो आराम में खर्च करेगा। जब पकड़ा जाएगा, ई वही पर इल्जाम डाल देगा। सबसे मजेदार ये है कि मैं कभी कभी जेल में उससे मिलने भी जाता था, थोड़ा प्यार और गर्माहट लेकर। राजधानी तक अपील करने गया लेकिन नाकाम रहा। मैं चलते हुए मन ही मन ई होंग को कोसता रहा। ये सुनकर ई वही की आंखों की रोशनी जैसे बुझ गई, चुपचाप मेरे पीछे चलने लगी। तो अगर आज ई फैन के साथ ना जाती तो सच में यही होता। यकीन नहीं होता कि पिता इतने बेरहम हो सकते हैं, और ये भी कि सगा भाई ऐसा कर सकता है। दिल में दर्द उठा, आंसू रोकना मुश्किल हो गया। चुपचाप पीछे चलती रही। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब लगा। राहगीर मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, उंगली उठाकर फुसफुसा रहे थे। मैंने भौहें चढ़ाईं और पलटकर देखा। ऊपर आसमान देखा। बेहद थकान आ गई। अब फिर क्यों रो रही हो? भगवान के लिए क्या रोना बंद नहीं कर सकती? ई वही बेध्यान सी सीधे मेरी छाती से टकरा गई। उस पल ई वही को लगा बस मैं ही उसे एक सुरक्षा का एहसास दे सकता हूं।
खुद को रोक नहीं पाई। दोनों हाथ मेरी कमर के इर्द गिर्द लपेट लिए, चेहरा मेरी छाती में दबाकर चुपचाप से सकने लगी। मेरे हाथ हवा में रुक गए। थोड़ा ऑकवर्ड लगा। क्या सच में मुझसे पसंद आने लगी हो? सड़क के बीच में गले लगना कितना इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन ये फीलिंग कुछ बुरी भी नहीं है। एक खूबसूरत लड़की बाहों में है। मैंने भी उसकी पतली कमर को थोड़ा और कस लिया। मानना पड़ेगा, काफी अच्छा लग रहा है, इतनी खुशबू और नरमाहट। अगले ही पल ईवई ने मुझे धकेल दिया, तीखी नजर से घूरा और आगे चल दी। मैं वहीं खड़ा रह गया। ये औरत किस चक्कर में है? मैं बड़बड़ाया और उसके पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद हमने यूनिवर्सिटी के पास एक कमरा किराए पर लिया। उसी वक्त मेरी चौथी बहन ईयू यान को कुछ अजीब लगा। वो यूनिवर्सिटी में लिटरेचर डिपार्टमेंट में लेक्चरर थी, इसीलिए तो मैंने जियांग यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए इतनी मेहनत की थी, काफ़ी एफर्ट लगाया। जियांग यूनिवर्सिटी में आने के बाद हर दिन उसके लिए लंच लाता था, लेकिन आज वो ऑफिस में उम्र भर इंतजार करती रही। भूख से बेहाल हो गई। मैं अभी तक नहीं आया। पहले सोचा मैं व्यस्त होऊंगा, देर हो रही होगी, लेकिन दोपहर के 1 बज गए और कोई अता पता नहीं। गुस्से में दरवाज़ा पटका और निकल गई। सीधे यूनिवर्सिटी के आईटी डिपार्टमेंट गई। याददाश्त के सहारे मेरे मेजर का लेक्चरर ढूंढा। पता चला मैं क्लास छोड़कर चला गया। ऑफिस से निकलते ही यूयान आग बबूला हो गई। पहले तो बस लंच नहीं लाया, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब क्लास भी छोड़ दी। उसने फ़ोन निकाला और तुरंत कॉल किया। मेरी थकी हुई और हाफती हुई आवाज़ आई, हेलो यूयान, क्या काम है? यूयान थोड़ी कंफ्यूज हुई। इतनी सांस क्यों फूल रही है? कुछ गड़बड़ कर रहे हो? अगले ही पल उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। जल्दी से खाली क्लासरूम में घुस गई। हेलो यूयान, अगर कुछ नहीं बोलोगी तो कॉल काट रही हूँ, बहुत बिजी हूँ। किस चीज़ में इतने बिजी हो? इसीलिए आज क्लास छोड़ी? ईफांग, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैं उस वक्त कहीं सामान लिए हुए था, रुक गया। ईवई को ब्लैंकली देखा। वो भी सामान लेकर स्ट्रगल कर रही थी। फोन पर स्पीकर नहीं था, लेकिन वो सवाल करती आवाज़ ईवई को भी साफ सुनाई दी। दोनों बस पास के मॉल से ज़रूरत का सारा सामान खरीद कर आए थे, अभी ऊपर चढ़ाने की कोशिश में थे। पता नहीं इस बहन को क्या हो गया है। फोन पर ईयूयान पूछताछ जारी रखे थे। ईफांग, अभी जवाब दो। मुझे झुंझलाहट आने लगी। ईयूयान, सच में इतना गुस्सा क्लास छोड़ने पर नहीं है। लंच नहीं लाया इसीलिए गुस्सा होना? अब से कभी लंच नहीं लाऊंगा। याद है तुम्हारा वो तिरस्कार वाला चेहरा जब भी खाना लाता था? इतनी हिम्मत है कि कॉल करके पूछताछ करो? ये सुनकर यूयान डांट खाकर सन्न रह गई। ईफांग को क्या हो गया? पहले तो हमेशा आज्ञाकारी था, हर बात मानता था, आज इतना विस्फोट क्यों? मुंह खोला पलटवार करने के लिए, लेकिन फिर अपना लेक्चरर वाला दर्जा याद आया। मेरा गुस्सा इसलिए है कि तुमने क्लास छोड़कर ऐसा शर्मनाक काम किया, बहुत निराश किया। ये सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गया। स्पीकर ऑन किया और फोन ईवई को थमाया। ध्यान से सुनो, मैं किसके साथ हूं और देखो क्या हम कुछ संदिग्ध कर रहे हैं। हेलो ईयान, मैं हूं। ईवई की वो विशिष्ट शालीन आवाज उसके कानों तक पहुंची। तुरंत समझ आ गया कि ई फांग को गलत समझा था। दीदी, मुझे नहीं पता था आप थीं, माफ करना। ईवई ने शांत आवाज में कहा। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, माफी ई फैंग से मांगनी चाहिए। यू यान थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई। ठीक है ईफांग, मैंने गलत समझा, चौथी बहन माफी मांगती है, लेकिन क्लास क्यों छोड़ी? ये कहते हुए उसके इमोशंस फिर भड़कने लगे। मैंने उकताते हुए जवाब दिया, ई यांग फैमिली छोड़ दी है, वापस नहीं जाऊंगा, रहने की जगह ढूंढनी थी, और तुम्हारी बड़ी बहन का भी यही हाल है। तुम जल्दी यहाँ आकर उन्हें मनाओ कि घर वापस जाएं, नहीं तो मेरे साथ तकलीफ उठाएंगी। ई वही आगे बढ़ी और मारा, बकवास मत करो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। यू यान के सिर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। ये तुमने क्या कहा? मैं सामान लेकर लिविंग रूम में रखते हुए हाफा और फोन में बोला, ई यू यान, हम मजाक नहीं कर रहे। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पागल बाप ने मुझे और ई वही दोनों को घर से निकाल दिया। यू यान की भौहें और चढ़ गईं। ई फांग, अपने पिता को ऐसे कैसे कह सकते हो? दीदी, इसे तमीज सिखाओ। ई वही रुकी, एक पल हिचकिचाई, फिर बोली, ई यू यान, ई फैंग के शब्द थोड़े कड़े हैं, लेकिन आज सच में डैड के साथ कुछ गड़बड़ थी। ई फैंग ने जो कहा सब सच है। हमें घर से निकाला गया है, मेरे बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज हो गए हैं। ये सुनकर यू यान बिल्कुल सन्न रह गई। दीदी, सच में तुम दोनों को घर से निकाला? उसी पल मैंने फोन उठाया। हम झूठ क्यों बोलेंगे, यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो। ये कहकर तुरंत कॉल काट दी। उधर यू यान के चेहरे से हैरानी हट गई, जगह ली रोश ने। मन में तुरंत आया कि जरूर ई फांग ने ई होंग को उकसाया होगा, इसीलिए दोनों को निकाला। बड़ी बहन इसकी वजह से फंसी। तुरंत लेक्चर हॉल छोड़ी, सीधे पार्किंग लौट गई, सुपर कार में बैठी और ई फैमिली की तरफ फर्राटा भरा। दिल में पक्का इरादा था कि ई होंग का मन बदलवाएगी। इन दोनों के पास पैसे नहीं हैं, बाहर कैसे जिएंगे? इस दौरान ई वई और मैं पूरी दोपहर जरूरी सामान खरीदने में लगाए थे। ई वई ने मॉल में बेलगाम शॉपिंग की, जो भी थोड़ा बहुत काम का लगा खरीद लिया।
मैं चाहे जितना रोकता बेकार था। मॉल से निकलते वक्त मेरी जेब में बस 500 रुपए बचे थे। रास्ते के एक ठेले से 2 फ्राइड राइस के बॉक्सेस मंगवाए, जल्दी से खाया और घर लौटे। खरीदा सारा सामान जमाने लगे। 60 स्क्वायर मीटर से कम का ये कमरा अब कुछ रहने लायक लगने लगा। ई वही मुझे मनाने की कोशिश करती रही क्योंकि मैं पूरे वक्त मुंह फुलाए बैठा था। ई फांग, नाराज मत हो, जब कमाने लगूंगी तो आधा आधा करूंगी, ठीक है? ये कहकर मैंने नाक चढ़ाई। सच में समझ नहीं आता इतना बेकार सामान क्यों खरीदा। बताओ इन सब का क्या काम है? मैंने फर्श पर रखे सामान की तरफ उंगली की। जानवरों के आकार के स्टूल्स, बेहद इलैबोरेट कैंडलस्टिक्स और न जाने क्या क्या, सब लग्जरी आइटम्स जिनका कोई मतलब नहीं, मेरे पैसे बर्बाद किए। ये सुनकर ई वही कुछ देर के लिए निरुत्तर रह गई। मुझे सच में शब्द नहीं सूझ रहे। जो हुआ सो हुआ, जाओ नहाओ और सो जाओ। सच में ई वही को रखना मैंने गलती की, ये तो घर फूकने वाली औरत है। ई वही नहाने चली गई। मैं अकेला कुर्सी पर बैठा सोचता रहा कि पैसे कैसे कमाएं। आखिरकार तय किया एक नॉवेल लिखूंगा। जब ई वही नहाकर निकली तो शाम के 7-8 बज चुके थे। मैं अभी भी लगन से टाइप कर रहा था। ई वही उत्सुकता से बाल सुखाते हुए पास आई। ई फैंग, क्या कर रहे हो? बस नॉवेल लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है? एक मीठी खुशबू हवा में घुली, लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा। अगर उस वक्त पलटता तो देखता कि ई वही झुककर देख रही थी और काफी टैंटलाइजिंग नजारा था। ई वही कुछ देर हिचकिचाई, कुछ कहना चाहती थी। आखिर हमारी तीसरी बहन यू वही भी अक्सर लिखती है, लेकिन बस एमेच्योर लेवल पर। ई वही ने उसके राइटिंग स्टाइल को कभी नोटिस नहीं किया। मैंने हल्की सी हंसी दी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे हल्के में ले रही हो, यकीन है, सिर्फ इस बुक से मैं आगे खुद को सपोर्ट कर सकता हूँ। ई वही हंसकर सिर हिलाया। मुझे यकीन है। मुझे थोड़ा चिढ़ाई। मैंने सिर घुमाया और घूरने लगा, लेकिन तुरंत आंखें फट गईं। ये देखकर ई वही ने मुझे संदेह से देखा, फिर समझा कि मेरी नज़र उसकी नेकलाइन पर टिकी है। चेहरा शर्म से लाल हो गया। बेशर्म! उसने जल्दी से नेकलाइन ढका और दूसरे हाथ से मेरे सिर पर थप्पड़ मारा। मैं बेगुनाही से कंधे उचकाते हुए बैठा रहा। साफ तुम्हारी गलती है ना, मुझे देखने की क्या इच्छा थी? ई वही एक हाथ कमर पर रखकर दूसरी उंगली मेरी तरफ उठाए खड़ी हो गई। जानबूझकर देखा ना? मैंने सिर खुजाया। ये जानबूझकर एक्सीडेंटली देख लिया। सच में बेशर्म हो। ई वही इतनी गुस्से में थी कि दांत पीस रही थी। नाजुक चेहरे पर शर्म और गुस्सा एक साथ था। फिर एक जोरदार पैर मारा और मुंह फुलाकर बिस्तर पर लुढ़क गई। वाह, गुस्से में भी इतनी खूबसूरत है, सच में मुश्किल है। इसके साथ एक कमरे में रहने से उम्र घट जाएगी। मैंने खुद को संभाला और टाइपिंग जारी रखी। आने वाले दिनों की चिंता मन में थी। एक पल की कमजोरी भी अनर्थ कर सकती है। ई वही बिस्तर पर लेटी हुई चुपके से मेरी तरफ देख रही थी। होठों का कोना थोड़ा सा उठा। कम से कम टेस्ट अच्छा है, वरना मैं तो। उसी पल मैंने चुपके से अपनी बाह पर चुटकी काटी। वो इमेज अभी तक दिमाग में क्यों घूम रही है? ऐसे चलता रहा तो बुरा होगा। पास बैठी ई वही थोड़ी सिकुड़ी। क्या ई फांग रात को अचानक कंट्रोल खो देगा? लेकिन फिर सोचा उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो ऐसा नहीं करेगा। रात के 12 बजे तक मैं मेहनत से टाइप कर रहा था। मैंने पहले थोड़ा और लिखने का इरादा किया था, लेकिन ययुआ से जोरदार डांट पड़ी, तो मुझे मजबूरन नहाने जाना पड़ा। नहाने के बाद मैं जमीन पर बैम्बू मैट पर लेट गया और तुरंत आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। जमीन पर सोना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। हाय, पता नहीं ये यूई कब जाएगी। बेड पर सोने की बहुत याद आ रही है। बेड पर लेटे लेटे ये यूई अचानक डेज में चली गई। इन सालों में मैंने यांग को इतना बुली किया, लेकिन आखिर में वही है जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करता है। मैं पहले इतनी जग कैसे थी? ये यूई वेई की नाक में स्टिंग हुई। आंसू अनचाहे उभर आए। उसने जल्दी से हाथ से पोंछे, धीरे से स्निफलिंग की। क्या सर्दी लग गई? बिल्कुल नहीं, इस टेम्परेचर में सर्दी कैसे लगेगी? मैं उठकर बैठ गया और प्रिटेंड करके सो रही यी यूई वेई को एक नजर देखा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी इस हरकत ने यी यूई को और भी ज्यादा गिल्टी फील कराया। उसने खुद अपनी जांग को जोर से चुटकी काटी। टाइम रिवाइंड होता है जब यी यू यांग गाड़ी चलाकर घर आ रही थी। उसके दिल में अभी भी एक फेंट उम्मीद की किरण थी। लिविंग रूम में घुसते ही उसने देखा ये त्यानी और होंग गुस्से में सोफा पर बैठे हैं। उसने बस एक रूटीन ग्रीटिंग दी और सीधे दूसरी मंजिल पर चले गई। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो डायरेक्टली एल्डेस्ट सिस्टर ये यूई के रूम में गई। अंदर गई, एक क्विक नजर डाली, कुछ अनयूजुअल नहीं दिखा। फिर ये यान ने याद करने की कोशिश की कि यांग का रूम कहाँ है। काफी देर लगी याद आने में। वो यांग के दरवाजे तक पहुंची और जेंटली धक्का दिया। एक ही नजर में पूरा रूम दिख गया। वो शॉक्ड हो गई। समझ नहीं आया कि ये रूम इतना छोटा कैसे हो सकता है। याद रहे कि यांग की बहनों के रूम्स सभी स्पेशियस और वेल फर्निश्ड थे, कम से कम 30-40 स्क्वायर मीटर, जबकि ये छोटा रूम ज्यादा से ज्यादा 10 स्क्वायर मीटर था। वो ऐसी जगह कैसे रहता था? फिर उसने थोड़ा और देखा
रूम बुरी तरह बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ रैंसैक किया हो। इससे उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझ गई। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। उसने मुश्किल से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। आंसू रोकते हुए पूछा, दूसरी बहन, क्या एल्डेस्ट सिस्टर आज वर्क पर गई थी? दूसरी तरफ यी यूई स्वे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में सीधी बैठी थी। हाथ में कॉफी का कप था। उसकी ठंडी आंखों में साफ सस्पिशन था। यी यू यान, रोने जैसी आवाज क्यों है? यी यूई स्वे की आवाज जैसे कभी ना पिघलने वाला ग्लेशियर थी, जरा भी वार्मथ नहीं। ये यू यान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये फैमिली उसकी ठंडक से पहले से बहुत फेमिलियर थी। मैं ठीक हूं, पहले बताओ, क्या एल्डेस्ट सिस्टर आज ग्रुप में आई थी? ये यूई स्वे ने एक पल सोचा, फिर ऑनेस्टली जवाब दिया, नहीं, आज पूरे दिन ऑफ थी, शायद कोई पर्सनल काम था। ये सुनते ही ये यू यान की नाक फिर सुन्न हो गई। आंसू बेकाबू होकर गिरने लगे। सिस्टर, एल्डेस्ट सिस्टर को डैड ने निकाल दिया, उसे घर से बाहर कर दिया। ये यू, जो अब तक रिलैक्स थी, अचानक पूरी तरह स्टिफ हो गई। इंस्टिंक्टिवली एकदम सीधी बैठ गई। क्या कहा? फोन की रिसीवर से आ रही आवाजें दो बिल्कुल अलग टोन्स में थी। एक आवाज पहले जैसी ठंडी, बिना किसी इमोशन के, दूसरी पूरी तरह एस्टॉनिशमेंट से भरी। ये यू यान ने कांपती आवाज में जवाब दिया, सिस्टर स्वे, एल्डेस्ट सिस्टर, मैं कह रही हूं, एल्डेस्ट सिस्टर को डैड ने निकाल दिया और यी फांग के साथ निकाला। क्या फांग ने कुछ गलत किया? पांचों यी बहनों में से सिर्फ ये यू यान यी फांग के साथ सबसे अच्छा बिहेव करती थी, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी उसे बाहर इनवाइट किया था। ये यू यान ने आंखों के कोने से आंसू पोंछे। ऐसा ही होगा, एल्डेस्ट सिस्टर बिना वजह नहीं निकाली जाती, जरूर यी फांग की गलती होगी। डैड से पूरी बात पूछनी होगी। हाँ, और दूसरी बहन, तुम भी घर आकर देखो क्या हो रहा है। एल्डेस्ट सिस्टर के बिना ये फैमिली नहीं चल सकती। ये कहकर उसने तुरंत फोन रख दिया। यी यूई स्वे अपनी दूसरी पर्सनालिटी से कंसल्ट करने के बाद वो भी तुरंत वहां से निकल गई। यी फैमिली के लिविंग रूम में यी यू यान सीधे ऊपर से दौड़कर नीचे आई और यी तियानी और होंग के पास पहुंची। उसने पूछा, डैड, एल्डेस्ट सिस्टर और यी फांग को उस रिबेलियस बेटी का नाम मेरे सामने लेने की हिम्मत मत करना। ये तियानी और होंग का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था, बल्कि पहले से और भी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। ये यू यान उनके बगल में बैठ गई और सॉफ्टली पूछा, डैड, आखिर हुआ क्या? मुझे बता सकते हो फादर? ये तियानी और होंग ने ठंडी हंसी दी। फिर उस मोमेंट से सब कुछ बताना शुरू किया, जब शोर से उनका ध्यान गया। आखिर तक पूरी बात सुनाई। चेहरे पर फ्यूरी भरी थी। ये यू यान को अब पूरी बात पता थी। उसने यी फांग के लिए कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की। वो भी यी यांग को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। जब से उसने जियांगडा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया, जब भी क्लास नहीं होती, वो उसके लेक्चर्स अटेंड करने दौड़ा आता। पहले उसे काफी रिपल्सिव लगा, लेकिन कुछ नहीं कहा, जब तक यांग बहुत ज्यादा बार दिखने लगा। क्लास में लोग मलिशियस रूमर्स फैलाने लगे, कहने लगे यांग उसका बॉयफ्रेंड है। यांग की आइडेंटिटी कभी एक्सपोज नहीं हुई थी। सबको लगता था वो बस एक ऑर्फन है। जब उसे रूमर्स पता चले, वो इतनी गुस्सी हुई कि मरने जैसा लगा। वो यांग को ढूंढने गई और उसे ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगी। यांग ने एक भी जवाब नहीं किया, बस चुपचाप मार खाता रहा, एक भी वर्ड नहीं बोला। इसी से उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उस मार से यांग की बांह स्क्रैच होकर खून निकल आया, उसके नेल्स की वजह से। लेकिन सबसे अनोइंग बात यह थी कि यांग क्लासरूम के अंदर आकर सुनने की हिम्मत नहीं करता था, बल्कि दरवाजे के बाहर बैठकर चुपके से ईव्सड्रॉप करता। पकड़े जाने के बाद उसने पब्लिकली क्लैरिफाई किया कि दोनों लवर्स नहीं हैं। आखिरकार यी फांग को स्टूडेंट्स ने परवर्ट मान लिया। ये यू यान ने अपने पिता का हाथ खींचा, उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, फादर, एल्डेस्ट सिस्टर आपसे नाराज होगी। आखिरकार लगता है उस वक्त आप सच में गलत थे। आपने एल्डेस्ट सिस्टर को बहुत हर्ट किया, यहां तक कि यान को कॉर्पोरेशन मैनेज करने देने की बात कही। क्या पता है वो कितनी दुखी हुई? यी तियानी होंग का माथा सिकुड़ा। उनके एक्सप्रेशन पर साफ डिससैटिस्फैक्शन थी। क्या तुम ये कह रही हो कि मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? वो मेरे सामने अपना सर नहीं झुकाएगी? यी यू यान, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, बिल्कुल सही। चौथी बहन, डैड को एल्डेस्ट सिस्टर के सामने सर क्यों झुकाना चाहिए? साफ है कि एल्डेस्ट सिस्टर हमेशा यांग की मदद करती रही, जबकि यांग ने डैड को मारा और गाली दी। डैड की जगह से सोचो, किसे सर झुकाना चाहिए? यी यू यान ने चिल्लाया, यांग, क्या तुम सच में एल्डेस्ट सिस्टर को वापस चाहते हो या नहीं? भूल गए उसने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया? अब आग में घी डाल रहे हो, इसका मतलब क्या है? यी तियानी होंग ने उसे बीच में रोका। यी यू यान, बस करो। ये यांग सही है। क्या मैं उससे माफी मांगू? ये कभी नहीं होगा। घर आना है तो खुद मेरे सामने आए, घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगे, वरना बाहर भूखी मरे। ये युए यान घबरा गई। पिताजी, इस तरह बड़ी बहन कैसे वापस आएंगी?
उनका स्वभाव हमेशा से मजबूत और जिद्दी रहा है, बिल्कुल आप जैसा। तुम दोनों में से कोई भी कभी नहीं झुकेगा। बोलते बोलते उसकी आवाज भर आई, जैसे रो देगी। हाँ, ये युए यान, ये थियान होंग बोले। मैं तुम्हें और तुम्हारी चारों बहनों को चेतावनी दे रहा हूं, उसे एक पैसा भी नहीं दोगी, समझी? ये युए यान चौंक कर बोली, पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी बहन के कार्ड्स पहले से ब्लॉक हैं, बाहर कैसे जिएंगी? ये थियान होंग का गुस्सा बेकाबू हो गया। जिएंगी? नहीं जी पाई तो यहां आकर मुझसे गिड़गिड़ाएं, घुटने टेक कर माफी मांगे, वरना बाहर भूखी मर जाए। ये यांग खड़े खड़े बहुत स्मग फील कर रहा था। बिल्कुल सही बुढ़े, तुम में सच में हिम्मत है। रुको, जब बुढ़ापा आएगा तुम्हारा ये बेटा हर महीने 1 मिलियन लिविंग एक्सपेंस देगा। ये यू यान कंप्लीटली स्टंट थी। एल्डेस्ट सिस्टर तुम्हारी बेटी है, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सच में थोड़ा ज्यादा है। एल्डेस्ट सिस्टर ने क्लियरली कुछ गलत नहीं किया। बात यह है कि जैसे ही आप अंदर आए, बिना एक भी वर्ड के यांग पर हाथ उठाने चले गए। वो बस यी फांग के लिए बोल रही थी, सिर्फ इसलिए गुस्से में उसे निकाल दिया। ये सुनते ही यी तियानी और होंग का रेज रुक नहीं पाया। उन्होंने सीधे यी यू यान के चेहरे की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाए, यी यू यान, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझसे माफी मांगने को कहती हो, सपने में भी मत सोचना। अगर यी यूई के लिए एक भी अच्छी बात और की तो तुम भी इस घर से निकलो, सुना? उनकी चिल्लाहट से दोनों और शौक में आ गए। भगवान, बुढ़े क्या कर रहे हो? चौथी बहन को भी निकालोगे? ये यांग को सच में उम्मीद नहीं थी कि बुढ़ा इतना पागल हो सकता है। उसके मन में एक बात और पक्की हो गई, इसे प्रवोक करना बिल्कुल नहीं है, वरना आगे के दिन शांति से नहीं बीतेंगे। उस मोमेंट में यी यू यान डेज में थी। उसने खुद की तरफ उंगली करके पूछा, फादर, क्या आप मुझे भी निकालना चाहते हैं? ये तियानी होंग की आवाज थोड़ी नरम हुई, लेकिन रिजॉल्व में कोई कमी नहीं आई। मैंने कह दिया, अगर उसके लिए एक भी अच्छी बात और की तो तुम भी जाओ, मेरी आंखों से हटो। तभी लिविंग रूम का दरवाजा खुला। ये दौड़ती हुई आई, फादर, ये यान, आखिर यहां क्या हो रहा है? बोलने वाली यान याय थी, ये सू की दूसरी पर्सनैलिटी। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में ये गुणी खुड़ी यूजुअली खुद आगे बढ़कर इन्वॉल्व नहीं होता। क्या हुआ है? जाओ अपनी प्रेशियस एल्डर सिस्टर से खुद पूछो। मैं अपनी बात पर कायम हूं, अगर वो माफी नहीं मानती तो इस घर में वापसी का सोचे भी नहीं। ये कहकर यी तियानी होंग ने कपड़ा झाड़ा और ऊपर चले गए। ये यान डर था कि ये यू यान अपना गुस्सा उस पर निकालेगी, चुपचाप उनके पीछे हो लिया, लेकिन स्टेयर्स पर रुककर नीचे दोनों की बातें ईव्सड्रॉप करने लगा। उनके जाने के बाद यी यूई वेई डेज में खड़ी रह गई। शॉयैन, जल्दी बताओ आखिर हुआ क्या? ये यू यान फूट फूट कर रोने लगी। सिस्टर यान, मैं क्या करूं अब? वहां रोना बंद करो, हमारी शॉयैन इतनी खूबसूरत है, रोते रोते चेहरा बिगड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता। ये यू यान ने उसे नीचे बिठाया। वो काफी देर रोई, फिर आखिरकार रुक गई। सिस्टर यान, बात ये हुई। ये यू यान ने फिर से पूरी बात सुनाई, और ये तियानी और होंग के साथ अभी की बातचीत भी। यान के माथे पर शिकन आती रही। फादर को आज क्या हो गया है? साफ है वो एल्डेस्ट सिस्टर को अपने सामने झुकाने पर आमदा है। एल्डेस्ट सिस्टर इस बार सच में नाराज होगी। बड़े होते हुए उसकी हमेशा से तमन्ना रही कि कम से कम एक बार तो जीते। फिर बहनें उसके मन की बात बहुत अच्छे से समझती थी। ये वे इसलिए सिचुएशन की कोर समझना उनके लिए आसान था। ये यू यान ने हेल्प मांगी। तो अब क्या करें? क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या हम एल्डेस्ट सिस्टर को बाहर अकेले छोड़ देंगे? यान ने माथे पर हाथ मारा। शॉयान, क्या हम सीक्रेटली सीधे उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते? ये यू यान ने भी माथे पर हाथ मारा, अग्री करते हुए। तो अभी ट्रांसफर करती हूं। उसने फोन निकाला, एल्डेस्ट सिस्टर की प्रोफाइल पिक्चर पर टैप किया और डायरेक्टली 2 लाख युआन ट्रांसफर किए। लेकिन पासवर्ड एंटर करने के बाद फोन ने दिखाया ट्रांसफर फेल्ड। दोनों स्टन हो गई। फिर अचानक प्रॉब्लम समझ में आई। तो क्या हम डायरेक्टली कैश दे सकते हैं या उसके लिए नया बैंक कार्ड बनवा सकते हैं? ये सुनते ही यी यांग की प्यूपल सिकुड़ गई। ये बुढ़े को बताना होगा, इन्हें रोकना होगा। वो चुपचाप दूसरी मंजिल पर चढ़ने लगा। ये यू यान ने अग्री करते हुए सिर हिलाया। दोनों जल्दी से निकलने की तैयारी करने लगीं, लेकिन अचानक सीढ़ियों से ई और होंग की आवाज आई। कहाँ जा रही हो? आवाज में गुस्सा था लेकिन दबा हुआ। दोनों बहनें कांप गईं, हाथ में पकड़े हैंडबैग्स लगभग छूट ही गए। यीवा यान हकलाई, पिताजी आप यहाँ? यान की आंखें इधर उधर घूमी। पिताजी हम बस थोड़ा घूमने जाने का सोच रहे थे, कैरियोके जाना था तो चौथी बहन को भी साथ बुला लिया। ई और होंग अचानक चिल्लाए, बंद करो ये बकवास, यीवा से मिलने जाना चाहती हो है ना? सुनो, ठीक है, लेकिन जिस पल उससे मिलने निकली फिर इस घर में कदम मत रखना। दोनों का रंग उड़ गया, हाथ से हैंडबैग्स धड़ाम से गिर गए। यीवा खून सूखे चेहरे से समझाने लगी, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं। तो जाओ, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो करते पकड़ा तो मत कहना कि चेतावनी नहीं दी। ई और होंग ने बेरुखी से ये कहा और वापस ऊपर चले गए।
जब तक ई और होंग नजरों से ओझल नहीं हो गए तब तक दोनों ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। यीवा यान ने पूछा, दूसरी दीदी अब क्या करें? यी ई यान ने कहा, चलो मेरी बेस्ट फ्रेंड याओ नोवान के पास चलते हैं। उसे साथ लेकर बड़ी दीदी के पास जाएंगे और उससे 5 लाख उधार लेकर दीदी को देंगे। बदले में 6 लाख लौटाने का वादा करेंगे। इससे काम बन जाएगा। जल्दी करना होगा, लगभग अंधेरा होने वाला है। बड़ी दीदी के पास अभी रहने की जगह भी नहीं होगी, बहुत खतरनाक है। इसके बाद दोनों जल्दी से निकल गईं। ये पूरी बातचीत एक बार फिर ये यांग ने पूरी तरह सुन ली। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। फिर वो पलटा और दूसरी मंजिल पर चला गया। दोनों गाड़ी चलाकर एक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने पहुंची। ये यान ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया। याओ नोआन, शिया नोआन, इमरजेंसी है, जल्दी नीचे आओ। शाओ यान और मैं बिल्डिंग के बाहर हैं। दूसरी तरफ याओ नोआन ने कड़वी हंसी दी। आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। यान, मेरे पिताजी ने कहा है अब तुमसे कांटेक्ट नहीं करना, वरना घर में बंद कर देंगे और अलाउंस भी बंद। सच में माफ करना यान। याओ नोआन ने यह कहकर तुरंत फोन काट दिया। उसने ऊपर नजर उठाई। डर से भरी आंखें उसके पिता को देख रही थीं, जो ठीक उसके सामने खड़े थे। पिताजी ने अभी बेहद कड़े लहजे में कहा था कि ये फैमिली के सब संबंध अस्थायी रूप से तोड़ दे। उसने पूछा क्यों, लेकिन श्याओ याओ होंग ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उसके पास कोई चारा न था, मानना ही पड़ा। बिल्डिंग के बाहर खड़ी दोनों बिल्कुल हक्की बक्की रह गईं। यान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा शायद सुनने में कोई गलती हुई। दीदी यान, शिया ने कहा उसके पिताजी उसे हमसे कांटेक्ट करने नहीं दे रहे। ये यान ने गहरी सांस ली। लग रहा था उसे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। उसी पल शू ने शरीर पर पूरा कंट्रोल ले लिया। उसका पूरा ऑरा एकदम ठंडा हो गया। चेहरे पर सख्त भाव आ गए। इस बारे में घबराओ मत, पहले यही कहा था ना कि बड़ी दीदी ई फांग के साथ है। कम से कम यान वहां है उनकी हिफाजत के लिए। अभी उनकी सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी सबसे जरूरी काम पैसों का इंतजाम करना है। पिताजी ने इस बार हद पार कर दी। यी यान समझ गई, ये उसके गुस्से की निशानी है। कैसा रहे, पहले बड़ी दीदी ई फांग और यांग के पास जाएं, मिलने के बाद मिलकर सोचते हैं। शुआ ने नीचे देखा, एक पल सोचा, फिर बोली, हाँ सही है। तीसरी बहन और चौथी बहन को भी बताना होगा। उन्हें शायद अभी तक कुछ पता नहीं। ये यान ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस तुम्हें बताया था। तो पहले उन दोनों को बता दो। बड़ी दीदी अभी मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी ही होगी। यी उशुआ ने फोन निकाला, सिस्टर्स के ग्रुप चैट में मैसेज भेजा, फिर तुरंत यी उई वेई को कॉल किया। शाम के 6 बज चुके थे। यी उई सामान उठा उठाकर पसीने में भीग चुकी थी। हांफते हुए उसने हाथ का सामान रखा, फोन देखा और पूछा, शाओई है या शाओयान? मैं हूं। बस ये ठंडी आवाज सुनकर यी उई वेई ने पहचान लिया। शाओई तुम हो? मुझे इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे घर से निकाल दिया। उसने उनींदी आंखें खोली, आंखें मली, चारों तरफ देखा। अचानक नोटिस किया कि मैं बिना पलक झपकाए उसे देख रहा हूं। मेरी एडम्स एप्पल बेसाख्ता ऊपर नीचे हिली। उसे फौरन समझ आ गया। झटपट रजाई खींच ली, सिर तक ओढ़ ली, फिर रजाई के अंदर से चिल्लाई, तुम परवर्टेड हो, बेशरम हो। कोई आवाज सुनाई देने का यही मतलब था। इस बदमाश ने मेरा सब कुछ देख लिया। मैं जैसे कुछ हुआ न हो, झुककर बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगा। यी हुई वही अभी भी रजाई ओढ़े पड़ी थी। मुंह का कोना 2 बार बेसाख्ता फड़का। वो भी जल्दी से उठी। ये नहीं चलेगा, बड़ी बहन होने के नाते इस पर नजर रखनी होगी, वरना बाद में कहीं बिगड़ न जाए। यी हुई वही का इरादा और पुख्ता हो गया कि मेरे साथ ही रहेगी। भाग क्यों रहे हो? क्या मैं इतनी डरावनी हूं? इसके बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा। कपड़े पहने, बाथरूम में जाकर मुंह धोया। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। मैं 2 स्टीम्ड बन्स और 1 कप सोया मिल्क लेकर आया। खाओ माई लेडी, रिसोर्सेज कम है, बस इतना ही मिल सकता है। ये फैमिली वापस जाओ तो ये मत कहना कि मैंने बुरा ट्रीट किया। नहीं चाहता तुम्हारी छोटी बहनें आकर हिसाब मांगे। खाना डाइनिंग टेबल पर पटका, बैग उठाई और सीधे बाहर निकल गया। ये हुई वेई ने मेरी पीठ देखी और हल्के से मुस्कुराई। ये बदमाश असल में किसी की परवाह करना जानता है। पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। ये सोचते हुए उसने नजरें झुका लीं। कल वाली गिल्ट और दुख फिर उमड़ आया। उसने चेहरे से पानी पोंछा और कमरे में नजर घुमाई। एक भी स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं, सच में कुछ नहीं है यहाँ। थोड़ी देर में जॉब ढूंढनी होगी। उसने टेबल से स्टीम्ड बन उठाया। खाने ही वाली थी कि प्लास्टिक बैग के नीचे से 50 यूएन का नोट गिर पड़ा। वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही। फिर झुककर 50 यूएन उठाया, सावधानी से जेब में रखा, स्टीम्ड बन का एक टुकड़ा लिया। कस्टर्ड बन था, लेकिन ये बन थोड़ा नमकीन क्यों लग रहा है? ये हुई वही ने बस पकड़ी। 2 बस लेकर जियांगचांग लेबर मार्केट पहुंची और मैं आराम से स्कूल की तरफ चल पड़ा। जियांगडा विश्वविद्यालय मेरे किराए के घर से बहुत पास है, पैदल बस 10 मिनट। जैसे ही स्कूल गेट तक पहुंचा और अंदर कदम रखा, अचानक एक खुशबू आई, जानी पहचानी। किसी ने बाह खींची। मुड़कर देखा तो चौंक गया। ये हुई यान थी। यी हुई यान ने सिर थोड़ा ऊंचा रखा, भौहें उठाईं, एक हाथ से मेरी बाह कसकर पकड़ी और तेज कदमों से एक तरफ खींचने लगी।
अरे ये क्या कर रही हो? मैंने हाथ झटका और फिर घिन से हाथ झाड़ा। इस औरत से मुझे जरा भी अलगाव नहीं। कल बेकार में क्लास बंक का इल्जाम लगाना छोड़ भी दो, सिर्फ उसके बुली करने की यादें ही काफी हैं कि मैं कभी उसे पसंद न करूं। उसने सीने पर बाहें बांधी, थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाई, आंखों में अकड़ साफ नजर आ रही थी। मैं जानता हूं वो एक सच्ची नाजुक प्रिंसेस है। मैंने जितना भी अच्छा ट्रीट किया उसने सब आतानिक लग लिया, जैसे उसका हक हो। उसने कभी सच में शुक्रगुजार होना नहीं सीखा। उसकी नज़र में मेरा उसके साथ अच्छा होना तो जाहिर बात थी। यान बड़ी दीदी को कहाँ ले गए? ये यान पहले ढंग से बात करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने यूं हाथ झटका तो उसका तेज मिजाज भड़क गया। मुझे छोड़ो। मैंने यू यान को घिन से देखा और आगे चलता रहा। यू यान ने मेरी पीठ देखी, उसके चेहरे पर यकीन न होने के भाव थे। ये बदमाश, आखिर क्या हो गया इसे? बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है, इतना ठंडा जैसे मैंने इसका कुछ बिगाड़ा हो। यान रुको, जल्दी बताओ बड़ी दीदी कहाँ है? कल से उन्हें ढूंढ रहे हैं, सब बहुत चिंतित हैं। यू यान ने फिर मेरी बाह खींची। मैंने मन में आंखें घुमाई, फिर पलटकर उसका हाथ हटाया। यान सुनो, स्कूल गेट के सामने इस तरह खींचातानी कर रही हो, डर नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड समझ लेगा? यीवान का गुस्से से सीना फूलने लगा। तुमने बड़ी दीदी को कहीं छुपा दिया? मैंने खुद की तरफ इशारा किया। मैंने? प्लीज, वो तो खुद मुझसे चिपक गई थी और छोड़ ही नहीं रही थी, समझे? मैंने कहा जाओ, लेकिन वो नहीं गई। मैं क्या करता? मुझे तो हंसी आ रही है गुस्से में। अगर उन्होंने टैंट्रम नहीं किया और जान देने की धमकी नहीं दी होती तो मैं उन्हें अपने यहां लाने की जहमत क्यों उठाता? यू यान चौंक गई। यान, अभी क्या बोला तुमने? उसने हैरानी से पूछा। यी फांग ने अभी कुछ कहा? शायद नहीं। ये ऑनलाइन ट्रेंडिंग वेंट्रिलोक्विज्म वाला तो नहीं? यी यान, दिमाग ठीक है तुम्हारा? सच में पागल हो? मैं उससे और डील नहीं करना चाहता था। स्कूल के अंदर चल दिया। अभी क्लास ना गया तो 8 बजे वाली अटेंडेंस मिस हो जाएगी। ये यी हुई वेहीकल से बहरी थी, अब यी हुई यान की बारी है। लेकिन मुझे क्या? मैं ये फैमिली छोड़ चुका हूं, इनसे क्या लेना देना? यी हुई यान ने ये आवाज एक बार फिर सुनी, हैरानी से मेरी पीठ को देखती रह गई। ये यी फांग की इनर वॉइस है। ये तो बहुत अजीब बात है। वो इतनी डर गई कि यी हुई वेही का पता पूछना भूल गई। बस वहीं कड़ी मुझे देखती रही। ये नज़ारा एक स्टूडेंट ने कैमरा से कैप्चर किया जो फोटोज ले रहा था। हे, ये स्कूप तो खूब एंगेजमेंट लाएगा। उसने कैमरा में फोटोज देखकर मजे लिए। हेडलाइन ये रहेगा, शॉकिंग, जियांग डा यूनिवर्सिटी की ब्यूटीफुल लिटरेचर लेक्चरर दर्दनाक ब्रेकअप के बाद बन गई वेटिंग वाइफ। ये टाइटल तो आई कैचर रहेगा। उसने जल्दी से फोटोज फोन में ट्रांसफर किए। उनमें से ज्यादातर वो थे जब वो ई फांग से खींचातानी कर रही थी। आखिरी फोटो में वो मेरी पीठ को टकटकी लगाए देख रही थी। उसने जल्दी से जियांग डा यूनिवर्सिटी के फोरम पर थ्रेड पोस्ट किया, सब फोटोज अपलोड किए और नतीजे का इंतजार करने बैठ गया। दोपहर 2 बज गए। आज की क्लासेस खत्म हुई। स्कूल बेल सुनकर मैं थोड़ा रुकना चाहता था, जल्दी जाने का मन नहीं था, लेकिन जब हाथ खाली पेट पर गया तो थोड़ी चिंता हुई। तभी सुनून क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा था और चिल्लाया, चलो यांग, क्या सोच रहे हो बैठे? कल क्लास भी छोड़ी, पार्ट टाइम जॉब भी नहीं गए, आज भी नहीं जाने का प्लान है? तब याद आया कि पार्ट टाइम जॉब भी तो है। एक पल सोचकर उठा और बैग पैक लगाई। वहां खाना फ्री मिलता है, ना जाना फिजूल होगा और पैसे भी मिलेंगे। दोनों लेक्चर हॉल बिल्डिंग से निकले, सीढ़ियां उतरने ही वाले थे कि नाक में एक जानी पहचानी खुशबू आई। यी हुई यान। फिर मैंने बेरुखी से पलट कर देखा, एक गुस्साई यी हुई यान मेरी बांह खींच रही थी। यी हुई यान, तुम हर बार भूत की तरह कहां से आ जाती हो? अब बस भी करो, पहले ही कह दिया था मुझे तंग मत करो। ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती? मैंने उसका हाथ झटका जो मेरी शर्ट से चिपका था। यान, ये फांग, तुम हद पार कर रहे हो। यी हुई यान की खूबसूरत आंखें मुझे घूर रही थीं।